बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हुआ है। इलाज के लिए उन्हें फिलहाल दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि खुद इसकी जानकारी अमित शाह ने ट्वीट करके दी है और उन्होंने कहा है कि ईश्वर की कृपा और आपकी शुभकामनाओं से जल्द स्वस्थ हो जाऊंगा। एम्स के वार्ड संख्या 301 में अमित शाह इस वक्त भर्ती हैं स्वाइन फ्लू को लेकर और रात 9:12 पर एम्स में अमित शाह भर्ती हुए। इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में फिलहाल वो भर्ती हैं। उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। पटना पुलिस ने उद्योग विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ईओयू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में संजय सिंह के घर कल छापेमारी की थी और इसी दौरान उनके घर से शराब बरामद हुई थी। लिहाजा ईओयू की टीम ने ज्वाइंट डायरेक्टर को एसकेपुरी थाने के पुलिस को सौंप दिया, जिन्हें पटना के एसकेपुरी थाने में रखा गया है। और उधर छापेमारी के दौरान संजय सिंह के सेंट्रल बैंक और एसबीआई के लॉकर से 2 किलो सोना और 800 ग्राम चांदी जब्त किया गया। बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां पर रून्नी सैदपुर में जमीन बंदोबस्ती की मांग को लेकर बीते 6 दिनों से अनशन पर बैठे अनशनकारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने अनशनकारियों पर पेट्रोल फेंका, जिसमें 2 अनशनकारी झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए फिलहाल एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से आक्रोशित लोगों ने NH 77 को घंटों जाम किया। खबर समस्तीपुर से, जहां पर प्राइवेट स्कूल के संचालक के घर पर हमला किया गया। असामाजिक तत्वों ने बमबाजी की है और फायरिंग भी की गई है। स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों से मारपीट और रंगदारी की मांग को लेकर के फायरिंग की घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की घटना, जहां पर फायरिंग और बमबाजी के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप के जनता दरबार के बाद अब तेजस्वी चौपाल लगाएंगे और ये चौपाल किसी चाय की दुकान पर नहीं बल्कि ट्विटर पर लगेगी। वहीं इस चौपाल के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी भी जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। – 2019 के संग्राम को लेकर हर पार्टी, हर नेता अपनी रणनीति बनाने पर लगा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नई रणनीति बनाई है। अब तेजस्वी यादव ट्विटर पर चौपाल लगाकर लोगों से जुड़ेंगे और लोगों के सवालों का जवाब देंगे। इसकी शुरुआत 17 जनवरी दोपहर के 12 बजे तेजस्वी के आवाज से होगी। तेजस्वी ने अपने ट्विटर के जरिए लोगों से जुड़ने और खुलकर अपने सवाल रखने की अपील की है, जबकि विरोधियों ने तेजस्वी के इस चौपाल पर अभी से हमले शुरू कर दिए। बड़े भाई जनता दरबार लगा रहे हैं, छोटे भाई जो चौपाल लगाएंगे ट्विटर पर, ये तो ट्विटर बबुआ है। जनता दरबार तेज प्रताप जी लगा रहे, से क्या फ़ायदा हो रहा है लोगों को, आप लोग को ही मालूम है। कभी साइकिल यात्रा निकाले वो पंक्चर हो गया, कभी संविधान बचाओ यात्रा निकले वो ख़त्म हो गया, अब चौपाल लगाने वाले हैं। मतलब तरह तरह के, अब भिन्न भिन्न तरह के ये लोग नाटक कर रहे हैं। ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। दरअसल बीजेपी की तैयारियों को देखते हुए अब आरजेडी भी पूरी तरह से लोगों से जुड़ने में जुटी हुई है। पहले ही तेज प्रताप जनता दरबार लगाकर समर्थकों का विश्वास जीतने में लगे हैं। वहीं तेजस्वी इस नए चौपाल के जरिए अपने समर्थकों में जोश भरेंगे। आरजेडी तेजस्वी के इस रणनीति को रामबाण बता रही है। श्री तेजस्वी यादव जी ट्विटर पर चौपाल लगा करके लोगों की राय जानेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, तो इसको लेकर के विपक्ष इतना परेशान क्यों हो जाता है? जब कोई मन की बात करता है उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसका क्या फ़ायदा मिला? तो हम कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी के बढ़ते ग्राफ से बौखलाहट में हैं। उत्तर प्रदेश जाते हैं तो बेचैनी, चौपाल लगाते हैं तो बेचैनी, ट्वीट करते हैं तो बेचैनी। अब इसका तो कोई इलाज है नहीं। सोशल मीडिया के फायदों को हर पार्टी बखूबी समझती है और यही वजह है कि
अक्सर सोशल मीडिया पर राजनीतिक पार्टियों के बीच वार देखने को मिलता है। अब तेजस्वी के इस सोशल स्टंट का फायदा कितना मिलेगा, ये वक्त बताएगा। वहीं दूसरी पार्टियां इसका जवाब कैसे देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 बिहार के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण पर आरजेडी ने विरोध किया था, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी को फिर से विचार करने की सलाह दी है। ऐसे में विरोधियों को हमला करने का मौका मिल गया है। वहीं एनडीए जल्द ही से लागू कराकर फायदा उठाने की फिराक में है। देखिए ये रिपोर्ट। सवर्ण आरक्षण पर आरजेडी में दो फाड़। रघुवंश की नसीहत ने बढ़ाई परेशानी। पार्टी के स्टैंड पर होगा पुनर्विचार। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यही बेबाकी पार्टी के लिए परेशानी का सबब भी बन जाती है। सवर्ण आरक्षण को लेकर पार्टी के स्टैंड के खिलाफ रघुवंश बाबू ने मुखर बयान दे डाला है और कहा है कि पार्टी के घोषणा पत्र में गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की बात कही गई है, लेकिन पार्टी ने जल्दबाजी में सवर्ण आरक्षण का विरोध कर दिया। रघुवंश ने दावा किया कि पार्टी इस मुद्दे पर पुनर्विचार कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी आइसोलेशन में चली जाएगी। सब लोग सब विचारण हो रहा है। सब पुराना भी जो घोषणा पत्र था उसमें बाबू लालू प्रसाद 10% 15% बोलते रहे, तो उस सब पर विचारण हो रहा है। उन लोगों ने जाना नहीं, देखा नहीं, आइसोलेशन में नहीं जाना चाहिए। सब पार्टी वाला बोल उल करके सपोर्ट कर दिया, ये लोग वोट डाल दिया। तो उस वक्त गलती हुई थी पार्टी। तो उसको सब विचारण कर रहे हैं लोग। जाहिर तौर पर रघुवंश बाबू की नसीहत ने आरजेडी को सवर्ण आरक्षण के मुद्दे पर बैक फुट पर ला दिया है, जबकि एनडीए के नेता रघुवंश के बहाने राजद पर सवर्ण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं और बिहार में भी जल्द सवर्ण आरक्षण लागू करने की मांग के साथ ही इस मुद्दे का फायदा उठाना भी चाहते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो गया, बहुत सारे स्टेट में लागू भी हो गया, परसों से ही, कल से ही लागू हुआ। तो अब इसमें समीक्षा करने से फायदा क्या है? क्या बरसा जब कृषि सुखाना, जब खेती सूख गया उसके बाद बारिश होगी, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो निश्चित रूप से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो बिहार में भी लागू हो। लेकिन अब तो गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, अब गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, प्लेटफार्म से निकल चुका है। अब प्लेटफार्म पर सीना पीटने से कोई फायदा होने वाला नहीं। बहरहाल मौका चुनावी है और हर राजनीतिक पार्टी बहुत ही सोच समझकर कदम उठा रही है, लेकिन ये भी इत्तेफाक ही कहा जाएगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा का बयान एनडीए को तब भारी पड़ा था, जबकि इस बार सवर्ण आरक्षण का मुद्दा एनडीए का बड़ा चुनावी हथियार बनता दिख रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मोकामा पहुंचे और जेडीयू नेता रहे रामसागर प्रसाद सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। यहां मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रामसागर प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों से मुलाकात की। यहां से निकलने के बाद मुख्यमंत्री जाप नेता नलिनी रंजन शर्मा और ललन सिंह के आवास पर भी पहुंचे, जहां उनके पिता रामबालक सिंह के श्राद्ध कर्म में शामिल हुए। मुकेश सहनी ने कहा है कि मेरा घर दरभंगा है और मैं वीआईपी पार्टी का प्रमुख हूं, इस नाते से दरभंगा सीट पर मेरा हक बनता है। ये बातें दरभंगा के अलपट्टी में वीआईपी पार्टी द्वारा आयोजित माछ भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे भोज में कही, जिसमें महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के जिला के शीर्ष नेता शामिल हुए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ ने यह दावा किया कि माछ भात खाकर हम 40 की 40 सीटें जीतेंगे। में जो शामिल हुए हैं वीआईपी पार्टी, उनके तरफ से माछ भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे, ये कार्यक्रम है। इसी में हम लोग आए हैं। क्या लगता है इस बार महागठबंधन की ताकत बढ़ी है कि बहुत बढ़ गई? 40 का 40 सीट जीतेंगे हम लोग। यहाँ पे महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे उसको मजबूती से वोट देकर जिताएंगे और दिल्ली भेजेंगे। और निश्चित तौर पे हमारे विकासशील इंसान पार्टी के मैं प्रमुख होने के नाते ये सीट हमारा है और मजबूती से ये सीट पर लड़ा जाएगा और चुनाव जिताया जाएगा।
न्यूज 18 बिहार झारखंड ने अपनी खबरों के माध्यम से हजारों अग्निशमन कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाबी हासिल की है। अग्निशमन कर्मियों के वेतन के मुद्दे को लेकर न्यूज 18 बिहार ने आवाज उठाई थी, जिसका असर ये हुआ कि होमगार्ड एंड फायर सर्विस के डीआईजी ने खुद मामले पर संज्ञान लिया और भरोसा दिलाया है कि जल्द ही अग्निशमन के कर्मियों के वेतन की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। तकनीकी वजहों से इन अग्निशमन कर्मियों को वेतन नहीं मिलने के बाद न्यूज 18 ने इनकी आवाज को मंच दिया था, जिसके बाद अब इन्हें बहुत जल्द वेतन मिलेगा, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक जो रजिस्टर नहीं हो पाए हैं डीडीओ लोग एनएसडीएल पर, उसके कारण उनके वेतन निकासी में ये कुछ कठिनाई हुई है। इसको ये चीज डायरेक्टरेट के संज्ञान में आ चुकी है और इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और जिन जिलों में अभी बाकी है उसको बहुत शीघ्र हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी संपर्क में है कि ये काम जल्द से जल्द हो। सुपौल में डिलीवरी के दौरान एक महिला का किडनी निकाल लेने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित ने चकला निर्मली स्थित मैरीगोल्ड रौनक राज क्लिनिक पर आरोप लगाया है और महिला ने इस क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद बच्चे को जन्म दिया था। बाद में दिक्कत होने पर चेकअप कराया और किडनी गायब होने की बात सामने आई। हालांकि एसपी ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। तकर बाद से चल गए हमारे पटना सीटी स्कैन कैली और तो एक किडनी दिखा देलकै, एगो में पथली छै। सिला राना निकाल देलकै डॉक्टर। कतऽ छै सिला राना क्लिनिक? चकला मल्ली में छै, सुपौल चकला मल्ली है। संज्ञान में अगर हमको आ जाएगा तो उसकी पूरी जांच कराया जाएगा और उसमें जो दोषी पाए जाएंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगाया गया है, उस आवेदन में ये आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2017 में ये लोग उसी एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती थे, उसी में उनका बच्चा भी पैदा लिया था, उसी के दौरान उसका किडनी निकाल लिया गया। लेकिन यह मामला चूंकि काफ़ी पुराना है, इसलिए कोई भी काम हम लोग बिना हड़बड़ी में नहीं कर सकते हैं। औषधि विभाग की टीम ने एनएमसीएच परिसर में छापेमारी की, जहां भारतीय जन औषधि केंद्र से प्राइवेट कंपनियों की दवा जब्त की गई है। साथ ही कई दवा के सैंपल भी जब्त किए गए। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि केंद्र पर वैसी दवा ही बेची जानी है जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के पोर्टल पर है। जन औषधि केंद्र पर बिना बिल पुर्जे के दवाई खरीदी जा रही है और बेची भी जा रही है, जो कि सत्यापित भी हुआ। इनके यहाँ जन औषधि केंद्र पर, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर सिर्फ वही दवाई बेचनी है जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के पोर्टल से उपलब्ध है। उसको उसी आधार, उसी मतलब जो एमआरपी निर्धारित है, उसी कंप्यूटर से इसका बिल जनरेट करना है। लेकिन इन्होंने जन औषधि के नाम पर यहाँ पे लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन न बिल काटा जा रहा है और बाहर की दवाएं भी इनके द्वारा, बाहरी निर्माताओं के द्वारा, जैसे ब्रांडेड भी है और जेनेरिक दवाएं दूसरी जो हैं उसको भी बेचा जा रहा था। वैशाली के महुआ में इन दिनों अज्ञात जानवर के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों की माने तो देर रात अचानक से ये अज्ञात जंगली जानवर हमला कर देते हैं और इसके निशाने पर होते हैं मवेशी। कई बकरियों को अब तक ये जानवर अपना निवाला बना चुके हैं। इस अज्ञात जंगली जानवर के हमले से कई बकरियां घायल हुई हैं। हालात ये है कि लोग इस जंगली जानवर से अपने मवेशियों को बचाने के लिए रत जगा कर रहे हैं। नहीं देता जानवर क्या है? जानवर दिखाई देता है सर, बाकी काला में अच्छा, बाकी पता नहीं चलता है सर। किधर से आता है किधर जाता है? चारों तरफ से आता है, बाकी बैगन उगन में इतना किनारा खेती सब में घुस जाता है सर, पता नहीं चलता है। अच्छा, तो आप लोग सब लोग रात में जग रहे हैं? हर रात पूर्ण नाइट रहते हैं सर, सब लोग लाठी डंडा उसी के लिए उसी के लिए। सबका भी एक बकरी मार दिया, एक को जख्मी करके छोड़ दिया, अभी मर गया। उसके बाद में उधर एक खा गया और फिर आपके कहें कि परसुनिया में भी खाया है, कुत्तुपुर में भी खाया है, जगदाथपुर में भी कल खा गया है, आज कुत्तुपुर में खाया है। अच्छा। और जानवर पकड़ में नहीं आता है कौन सा जानवर है, लेकिन उसका पंजा बाघ के आकार जैसा उसका पंजा है और फाड़ता है तो बकरी को पीछे पूरा बीच से फाड़ देता है। बिहार में साइबर क्राइम के शिकार लोगों को केस दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ईओयू के एटीजी ने जेएस गंगवार ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि साइबर क्राइम की कोई क्षेत्र सीमा नहीं है और इसलिए सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि वो साइबर क्राइम का कंप्लेन आने पर हर हाल में केस दर्ज कर लें। बता दें कि इसी कड़ी में आज राज्य भर के 40 थानेदारों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई। 5 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का
उद्घाटन आईबी के एडिशनल डायरेक्टर विवेक श्रीवास्तव ने किया। क्राइम है, इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, इंटरनेट पर कोई सीमा नहीं है कि अब पटना खत्म हो गया, अब जो है यूपी शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसमें चूंकि बॉर्डर नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इसलिए स्पष्ट कर दिया गया है कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वह जहां सुविधानुसार एफआईआर कराना चाहे वहां पर उसकी एफआईआर दर्ज होगी। राजधानी की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल मंगलवार की रात अपराधियों ने पटना शहर के 4 एटीएम पर एक साथ धावा बोलकर लाखों रुपए उड़ा लिए और पुलिस मीटिंग ही करती रह गई। भगवान भरोसे राजधानी की सुरक्षा, पटना पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल, क्राइम मीटिंग के बीच एटीएम पर डाका। जी हां, मंगलवार की रात अपराधियों ने पटना में ऐसा आतंक मचाया जिसकी कल्पना शायद पटना पुलिस ने भी नहीं की होगी। एसएसपी अपने दफ्तर में सभी थानेदारों, डीएसपी और एसपी के साथ बैठक कर रही थी। मसला था राजधानी की कानून व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन तभी अपराधी गैस कटर से राजधानी के कई एटीएम पर हाथ साफ कर रहे थे और लाखों रुपये उड़ा लिए। एसबीआई शाहगंज एटीएम से 5 लाख, एसबीआई मुसल्लहपुर एटीएम से 10 लाख रुपए, कैनरा बैंक सैदपुर एटीएम से 10 लाख और एसबीआई जक्कनपुर एटीएम से 6 लाख रुपए लूट लिए गए। ये हाल तब है जब पटना की मौजूदा एसएसपी ने अपनी पहली क्राइम कंट्रोल मीटिंग में अपराध रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को गुरु मंत्र दिया था। दोबारा जो है प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव एस्पेक्ट्स जो है पुलिसिंग के, उस पे एम्फसाइज किया है और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है उसके लिए आसूचना संकलन अपराध कर्मियों के विरुद्ध, जिससे अपराध की कोई घटना घटित होने से पहले ही कार्रवाई की जा सके। एसएसपी की सीख को थानाध्यक्ष कैसे मान रहे हैं ये समझना मुश्किल नहीं, खासकर 4 एटीएम के काटे जाने के बाद। लेकिन इस घटना के बाद डीजीपी का ये लेटर बम याद आ रहा है जिसे उन्होंने अपने मातहतों को लिखा था। सभी एसपी को लिखे खत में डीजीपी ने कहा था कि बिहार में थाना स्तर पर पेट्रोलिंग सही ढंग से नहीं होती। ऐसे में एटीएम के अपराधियों ने कहीं न कहीं डीजीपी के दर्द को सही साबित किया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुंगेर पहुंचे, जहां सबसे पहले हवेली खड़गपुर में करोड़ों की लागत से बनी पॉलिटेक्निक कॉलेज का उन्होंने उद्घाटन किया और इसके साथ ही सीएम ने यहां 12 करोड़ 15 लाख की लागत से बने टेटिया बम्बर प्रखंड कार्यालय और बरियारपुर आरओबी को भी जनता को समर्पित किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ ही डिप्टी सीएम, उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और जल संसाधन मंत्री ललन सिंह मौजूद रहे।